नेक्स्ट सीन में स्टोरी सुनाने वाला बताता है जैसे ही मास्टर उस लेवल 6 के मॉन्स्टर को हरा दिया जो उसे परेशान कर रहा था, उसके बाद दुनिया ही बदल गई, जैसा कि नाइन टेल फोक्स के हमला में भी हुआ था। सिविलियंस लोग और यहाँ तक कि लो लेवल अवेकिंग लोग भी उस ड्रैगन के डेड बॉडी के पास भटक भी नहीं पा रहे थे। लेकिन भले ही उसमें थोड़ा समय लगा, हम उन मॉन्स्टर का डेड बॉडी का यूज करके कुछ पावरफुल आइटम जरूर बना। सुजुमे किम को जेट पक्षी दिखाते हुए कहती है, मास्टर ये बाकी जेट पक्षी से अलग है, ये वाला आप लोगों से रियल टाइम में बात करने की सुविधा देती है, ये काफी काम आएगा। किम कहता नॉर्थ की तरफ से जल्दी एक मॉन्स्टर की लहर आने वाली है, हंटर टीम हथियार 1 यूनिट के साथ मिलकर डिफेंस को मजबूत करो। वो कहते हैं यस सर, और स्टोरी सुनाने वाला बताता मास्टर ताइवान के लिए रवाना हो गए। कुछ ही समय में हंटर टीम प्योंगयांग पहुंची और ठीक वैसे ही जैसे मास्टर ने कहा था, नॉर्थ की ओर बढ़ रहे मॉन्स्टर को रोक दिया। हम नॉर्थ कोरिया के सीन देखते हैं, सोल्जर फायर कर रहे होते हैं और टैंक से भी अटैक करते हैं, इससे मॉन्स्टर मरने शुरू हो जाता है। और हम वहाँ पे 3 हेलीकॉप्टर को भी देखते हैं, कुछ सोल्जर हेलीकॉप्टर से मॉन्स्टर पे शूट कर रहा होता है। तभी हम वहाँ पे एक जायंट ऑक्टोपस मॉन्स्टर देखते हैं जो लेवल 1 के झुंड के साथ आगे बढ़ रहा होता है। एक सोल्जर कहता है वो रहा लेवल 3 मॉन्स्टर, उसको चारों तरफ से लेवल 1 और लेवल 2 के मॉन्स्टर ने घेर लिया है, उसके हमले को रोको और जैक्सन की ओर पीछे हटो। हेलीकॉप्टर मिसाइल से शूट करता है जिससे वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। एक सोल्जर कहता है हमारा हमला बिल्कुल सही जगह लगा, अब वो जरूर काफी हैरानी से कहता है वो तो अभी भी जिंदा है। मॉन्स्टर एक पत्थर को उठा के हेलीकॉप्टर से फेंकता है, सोल्जर कहता है रुको, तभी ओरी हेलीकॉप्टर से जंप कर देती है, उस पत्थर को 2 टुकड़े कर देती है। ये हम अपने एरिया को शूट करता है जो मॉन्स्टर की बॉडी से आर पार हो जाता है और हम मॉन्स्टर की बॉडी पे जख्म को भी देख सकते हैं। सूजी और हेयुंग आगे बढ़ते हैं, हेयुंग अपने बैट से मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, इससे मॉन्स्टर दर्द से कराने लगता है। सोल्जर कहता है ये अभी भी खड़ा है। हम देखते सूजी मॉन्स्टर के ऊपर होती है और मॉन्स्टर पर स्लैश लगाते हुए नीचे की तरफ उतरती है। वहाँ पे काफी सारा धूल को देखते हैं। धूल शांत होने के बाद लेवल 3 का मॉन्स्टर मर चुका होता है और सूजी आगे बढ़ती है। लेवल 1 के मॉन्स्टर चिल्लाने लगते हैं। जोंग हान अपने वेपन को निकालता है, एक ही स्लैश में कई सारे मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है और कहता है एक को भी मत छोड़ना, सबको मार डालो। बाकी अवेकिंग लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। लेवल 1 के मॉन्स्टर इससे घबराने लगते हैं और वो लोग मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं। ये देख के सोल्जर कहता है ओ गॉड, हंटर टीम तो काफी ब्रूटल है। दूसरा कहता थोड़ा तो बुरा लग रहा है इन मॉन्स्टर के लिए भी। नेक्स्ट सीन में देखते वो सभी मॉन्स्टर को निपटा चुके होते हैं और एक हंटर कहता बस इतना ही था, इसमें तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। स्टोरी सुनाने वाला कहता है नॉर्थ कोरिया में ज्यादातर मॉन्स्टर अमेरिका नदी पार करके आए थे। मैक गिल्ड के 70% अवेकिंग लोग नॉर्थ में ही रुके और साउथ की ओर बढ़ रहे मॉन्स्टर का सफाया कर दिया। लेकिन दूसरे इलाकों में भी मॉन्स्टर का जबरदस्त हमला हुआ, इसलिए सिविलियंस लोग को भी वेपन उठाने पड़े और फाइट में उतरना पड़ा। इस बार हालात तब से बिल्कुल अलग थे जब मॉन्स्टर पहली बार अपीयरेंस हुए थे और सभी को चौंका दिए थे। इस बार सोल्जर पहले से कहीं ऑर्गेनाइज और स्टेबल थे। सोल्जर लगातार फायर कर रहे होते हैं, इससे काफी सारे मॉन्स्टर मरते हैं। स्टोरी सुनाने वाला कहता है और वहाँ सिर्फ हाईली ट्रेनिंग स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ही नहीं थी, बल्कि कई ऐसे सोल्जर भी थे जिन्होंने अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी कर ली थी और आम जिंदगी जी रहे थे। तभी एक सोल्जर डेटोनेटर दबाता है जिससे वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है और आगे बढ़ते हुए कहते हैं सभी को मार डालो। डिसमेंबर टीम मॉन्स्टर के बॉडी को टुकड़े में काटो और जल्द से मॉन्स्टर स्टोन इकट्ठा करो। डिफेंस टीम चौकन्ने रहो। स्टोरी सुनाने वाला कहता है इस तरह हमने धीरे धीरे और ज्यादा इलाकों में फिर से कब्जा किया और चारों तरफ फैले इस अराजकता माहौल में कामयाबी हासिल की और हम वहाँ कई सारे मॉन्स्टर के डेड बॉडी को देखते हैं। नेक्स्ट सीन सियोल का देखते हैं और हम वहाँ पे सियोंग मेजर यू और एक बंदे को देखते हैं और हमें बताया जाता है प्राइम मिनिस्टर सियोंग यून जो, डिप्टी कमांडर देहुन यू, एड मिनिस्टर सोंग हुन जांग, ये हमारा सियोंग का नाम है। सियोंग कहता प्रेजेंट में हान नदी के साउथ में मौजूद ज्यादातर मॉन्स्टर का सफाया कर दिया गया है और उनमें से कोई भी लेवल 3 के ऊपर से नहीं है। कमांडर यू कहता और हमें जेट पक्षी से खबर मिली है कि नॉर्दर्न डिफेंस लाइन भी सिक्योर है। प्राइम मिनिस्टर कहता है ये बहुत निराशाजनक है कि हम असली हालात का पता तुरंत नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि आधे लीडर तो नॉर्थ में ही है, वहाँ भी हालात नर्क जैसी होगी। मास्टर ताइवान में है। शियोंग कहता मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात का आपको ज्यादा बुरा नहीं लगे, लेकिन आप चिंता मत करें, हंटर नॉर्थ में ही है और मास्टर ने तो अकेले ही एक ड्रैगन को हरा दिया था। अगर मुझे किसी बात का चिंता है तो वो ताइवान है। अगर किसी ने मास्टर से उलझने की कोशिश की और हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन ताइवान का देखते हैं, वहाँ पे कुछ टैंक उलट पुलट होती है। ताइवानी सोल्जर कहता है वो क्या कोई मॉन्स्टर है? दूसरा कहता नहीं, मैं पहले कभी ऐसा मॉन्स्टर नहीं देखा है। और हम देखते ये हमारा किम होता है। किम कहता ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, क्या तुम फाइट जारी रखोगे या सरेंडर करोगे? एक सोल्जर हैरानी से कहता वो अभी क्या हुआ? वो एक अकेला आदमी, उसने तो कई स्क्वाड को अकेले ही खत्म कर दिया। किम उन्हें देख रहा होता है और सोल्जर काफी घबराने लगते हैं। एक सोल्जर तोप से फायर करते हुए कहता खड़े मत रहो और फायर करो। किम कहता कई सारे मिसाइल आ रहा होता है। किम कहता बेवकूफ, और वहाँ पे जबरदस्त धमाका होने लगता है। तभी किम आगे बढ़ने लगता है और वहाँ के आसपास के सारी चीजों को कंट्रोल कर लेता है। सोल्जर ये देख के अपने जगह पे ही जम जाते हैं। किम कहता मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। और हम वहाँ से जबरदस्त लाइट को देखते
देखते हैं। नेक्स्ट सीन में एक गाड़ी काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है, उसमें मेजर जनरल सुगवांग ली होता है और सोचता है कितनी बेइज्जती वाली बात है, वो दरिंदा आखिर है कौन। यकीन नहीं होता कि एक अकेले आदमी ने हमारी पूरी आर्मी को धूल चटा दी। जरूर उसका कोई ना कोई लेना देना होगा सिक्स स्नेक और माओ से। वो कमीने मेरे पीठ पीछे आर्टिफैक्ट को चुरा के निकल लिए और उस आदमी के आने से पहले ही भाग गए। उन्होंने मेरा यूज किया ताकि खुद को भागने के लिए थोड़ा समय मिल जाए। ड्राइवर से कहता और जल्दी चलाओ। ड्राइवर कहता है यस सर। सुक वांग कहता है रियर गार्ड अभी भी मोर्चा संभाले हुए हैं, मुझे इससे पहले बंदरगाह पहुंचना होगा, इससे पहले कि वो मेरे पीछे आए। तभी किम उनके गाड़ी पे लैंड करता है, जिससे वो दोनों काफी हैरान होते हैं। किम कहता है अपनी आर्मी को चारे की तरह यूज कर उनको छोड़कर भाग जाना और खुद को कमांडर कहते हो। कमांडर चिल्लाने लगता है, तभी किम उनके गाड़ी को ही पलट देता है। नेक्स्ट इन बेजिंग का देखते हैं। माओ कहता सब तैयार है। मास्कमैन कहता यस सर, हेडक्वार्टर गिर चुका है। बाकी बच्चे वो सोल्जर तेहुन किम से गोरेला के तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। और जैसे ही आर्मी कोलैप्स होगी, पूरे देश में एंटी मिलिट्री दंगे फूट पड़ेंगे। इस समय ताइवान पूरी तरह से बर्बाद के करार पर है। माओ कहता पूरी आर्मी एक आदमी के खिलाफ गोरिल्ला टैक्टिक्स अपना रहे हैं, ये तो हद होगी, क्या बेहूदगी है ये सब। और सोचता पर वो इतना हंगामा क्यों कर रहा है, अगर चाहता तो ये सब कुछ ही पल में खत्म कर सकता था। तभी वहाँ पे सोसो आती है और कहती है मिस्टर माओ, कैप्टन किन सियान आ गए हैं। और हम किन सियान के साथ दो लड़की को भी देखते हैं। माओ कहता बहुत ही लंबे समय के बाद मुलाकात हुई कैप्टन किन सियान। और हम वहाँ पे और भी कई सारे सोल्जर को देखते हैं। किन सियान कहता आपके हुक्म के मुताबिक मैंने ग्रेट वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। माओ कहता बहुत ही अच्छा काम किया, यकीनन वो कोई आसान काम नहीं रहा होगा। किन सियान कहता है हाल ही में ही हासिल की गई किन सी होंग की स्वॉर्ड ने काफी मदद की, उस स्वॉर्ड की वजह से मुझे आर्मी की कमी की चिंता नहीं करनी पड़ी। ग्रेट वॉल की गिरते ही वहाँ से मोस्टर आगे बढ़ने लगे, उनमें से कई मोस्टर तो कोरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। माँ सोचता तेहुन किम चलो देखते हैं क्या वो कोरिया और ताइवान की दोनों की सुरक्षा कर सकता है या नहीं। वो इतना वेस्ट हो जाएगा कि और चीज के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलेगा, और यही समय हमें देगा मौका हालात पलटने की। माओ कहता अब ट्रेन साइबेरियन रेलवे के रास्ते मॉस्को चलते हैं, फिर इंग्लैंड। सभी कहते यस सर। दूसरी तरफ टीपल ताइवान का सीन देखते हैं। ताइवानी सोल्जर कहते उन दंगा करने वाले को रोको, कसम से सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, फायर करते रहो, हम उन्हें लगभग काबू कर चुके हैं, बस थोड़ी देर और दबाव बनाए रखो। ताइवानी सोल्जर कहते हैं हम हार रहे हैं, पीछे हटो। और हम किम को देखते जो एक जल रहे बिल्डिंग के बाहर होता है और कहता है मिलिट्री लीडर सिक्स स्नेक पर मेरी सोच से कहीं ज्यादा भरोसा करते हैं, या शायद ये डर है, लेकिन ये मेरी पहली फाइट नहीं है, मैं चीजों को सिक्स स्नेक की मर्जी से नहीं चलने दूंगा। नेक्स्ट इन प्योंगयांग का देखते हैं। मैं गिल्ड के सोल्जर मिसाइल को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। टोडोपम आर्टिफैक्ट को भी देखते हैं, इससे मोस्टर दूर रहता है और अवेकिंग वॉरियर की पावर बढ़ जाती है। एक सोल्जर आगे कहता है सर हमने टोडोपम और बाकी आर्टिफैक्ट स्थापित कर दी है ताकि मोस्टर को दूर रखा जा सके। कमांडर होंजिम लिम कहता है फिलहाल हम उन्हें पीछे कर रहे हैं, लेकिन हम यूं ही लगातार सोल्जर नहीं खोते रह सकते। और एक सोल्जर कहता है ड्रैगन से खाल से बनी आर्मर्ड मोड और 19 फोर्स के खाल से बनी हेलमेट आ चुकी है। कमांडर होंजिम लिम कहता है आखिरकार वो आ गया है, मुझे तुरंत जाकर उनकी जांच करनी चाहिए। तभी वहाँ पे एक और सोल्जर आता है और कहता है सर हमने राशन की तलाश की, लेकिन हमें कोई भी सर्वाइवल्स नॉर्थ कोरिया सिविलियंस नहीं मिली। हालांकि तलाश के दौरान हमारी मुलाकात रूस से आए अवेकिंग ग्रुप से हुई। कमांडर कहता रूस। सोल्जर कहता यस सर, उन्होंने कहा कि वो कोरिया की सुरक्षा चाहते हैं और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। उनमें से एक तो रूसी SSO के मेंबर भी था। कमांडर कहता SSO वो तो रूस की स्पेशल फोर्स यूनिट है जो डिफेंस मिलिट्री के अंतर्गत आती है। ये लोग मामूली नहीं है, फिलहाल के लिए उनके सारे वेपन छीन लो और अच्छी तरह से तलाशी लो, और अगर उन पे जरा से भी शक हो तो उन्हें वहीं पे मार देना। नेक्स्ट इन टेडोंग काउंटिंग साउथ प्योंगयांग का सीन देखते हैं। मैकगिल के सोल्जर मिसाइल से और गन से फायर कर रहे होते हैं, लेवल 1 के मोस्टर को मार रहे होते हैं। उनमें से एक कहता धत तरीके ये कम लेवल वाले मोस्टर इतने आसानी से क्यों नहीं मर रहे हैं। तभी अपना किम उंगली को फ्लिप करता है, इसे एक ही बार में कई सारा मोस्टर मारा जाता है। और किम अपने पैर को उठाता है और जमीन पर ढेर मारता है, जिससे आसपास की जमीन में टुकड़े टुकड़े होने लगता है। किम टेलीकिनेसिस का यूज करता है, इससे वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। सोल्जर हैरानी से कहता आखिर ये क्या बकवास था, क्या वो एक मिसाइल थी। तभी एक सोल्जर किम को देख के कहता है मास्टर। नेक्स्ट में डायरेक्टर जनरल होंजिम लिम किम को बता रहा होता है हमने प्योंगयांग की चारों ओर एक डिफेंस लाइन तैयार कर ली है, लेकिन नॉर्थ से मोस्टर लगातार आते जा रहे हैं। हमने हाई लेवल के मोस्टर को रोकने के लिए हंटर टीम को बांट दिया है, लेकिन उनकी तादाद भी इतनी ज्यादा है कि संभालना मुश्किल हो रहा है। किम कहता है इस इलाके में किस तरह का हाई लेवल मोस्टर है। जनरल होंजिम लिम कहता है साउथ प्योंगयांग प्रोविंस के क्योचन में लगभग 1500 वुल्फ एंड की एक सेना है, वहाँ एक लेवल 4 का और कई लेवल 3 और 2 के हैं। मैं हंटर टीम को सूचित करता हूँ। और तभी किम कहता नहीं, उन्हें बाकी इलाके के हाई लेवल के मोस्टर
मॉन्स्टर से निपटने दो, हमें यहाँ अभी बहुत काम करना है। कमांडर कहता फिर हमें राजिन में कुछ रूसी बचे हुए लोगों से मिले जिनकी हम अभी जांच कर रहे हैं। उनमें से एक ने कहा कि वो SSO से है। किम हैरानी से कहता SSO। कमांडर कहता वो 29 साल की है, उसका नाम मारिया है, लेकिन वो खुद को के कहती है। किम कहता उसने KGB के लिए 3 साल तक काम किया और फिर SSO से जुड़ गई। वो सीरिया और लीबिया के सिविल वॉर में रही है जब तक मॉन्स्टर अपीयरेंस होना शुरू नहीं हुआ। वो विक्टर सोलोविया की बेटी है जो कि SFV के उपनिदेशक है। वो पहले अल्फा ग्रुप की मेंबर थी जो कि आतंकवादी विरोधी इकाई है और FSB से जुड़ी हुई है। वहाँ उसकी स्किल को देखकर उसे सीरियन सिविल वॉर में भेजा गया। इतना ही नहीं, उसने सीरियाई सरकार को रूसी आर्मी से आधिकारिक समर्थन मांगने के लिए राजी करने में भी अहम भूमिका निभाई है। कमांडर कहता तुम उसे जानते हो, ये मामला तो मेरे सोच से कहीं ज्यादा बड़ा होते जा रहा है, शायद तुम्हारा खुद उससे मिलना ज्यादा सही रहेगा मेरी वजह। लेकिन अभी किम कहता नहीं, अभी नहीं, कोचन तक की यात्रा और वापसी मिलाकर 110 मील है, थोड़ा इंतजार करवाओ उसे, मैं 1 घंटे से भी कम समय में लौट आऊंगा। नेक्स्ट सीन कैचोन का देखते हैं। यहाँ पे कई सारे लेवल उनके मॉन्स्टर मरे पड़े होते हैं। किम उन सभी के डेड बॉडी पे खड़ा होता है। किम अपने हाथ को ऊपर गौर करता है। हम देखते सभी मॉन्स्टर के स्टोन निकलना शुरू हो जाता है। किम वहाँ से प्योंगयांग आने लगता है। एक सोल्जर कहते हैं वो आ गए और किम आके जमीन पे लैंड करता है। जनरल कहता वेल डन, तुम समय पर वापस आ गए। तुमने 110 मील का सफर 56 मिनट में तय किया और 1500 मॉन्स्टर को मार गिराया, जिसमें एक लेवल 4 का मॉन्स्टर भी शामिल था। ये तो कमाल की बात है। और किम उनके सामने मॉन्स्टर स्टोन का बैग रखता है। सोल्जर हैरानी से कहता जरा देखो उन सारे मॉन्स्टर स्टोन को। किम कहता चलो उस लड़की से मिलते हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग अवेकिंग होगी। और हम देखते वो जाने लगते हैं और उस लड़की के सामने किम आता है। उस लड़की का नाम मारिया है। किम कहता मारिया कहती है गोश्त बहुत दिनों के बाद मिले। किम कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कभी बिना प्लान का कुछ भी नहीं करती, मुझे ये मत कहने दो कि तुम बस यूं ही भाग आई हो। मारिया कहती है मुझे लगता है कि तुमसे कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं है, वैसे भी मैं छिपा भी नहीं सकती। और बताती है तुम घोस्ट हो, तुमने मुझे 3 बार मौत से बचाया, लेकिन मैं जानती हूँ कि जरूरत पड़ने पर तुम बिना एक पल सोचे भी मुझे मार भी सकते हो। वैसे एक बात कहूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे टीम के साथ काम करते दिखोगे। मुझे हैरानी है कि यहाँ मौजूद लोगों में से कितने को तुम्हारे बारे में असल में कुछ पता भी है। किम कहता आप बकवास बंद करो और मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। मारिया कहती तुम तो उन एजेंट को भी मार डाला जो तुम्हारे साथ उस नर्क से जिंदा बाहर निकले थे। किम इससे भड़क जाता है और अपनी उंगली से फ्लिप करता है, जिससे वो जगह कांपने लगता है। किम को स्लेज से काफी बड़ा निशान बन जाता है। सोल्जर कहता कमांडर कहता केयरफुल रहो, मास्टर का ऑर्डर है। और किम कहता जब तक मैं रूम से बाहर ना आ जाऊं किसी को भी अंदर मत आने देना। और किम बताता राइडर वही इसका कोड नेम था, वो अल्फा टीम में थी। उसे हमेशा पता था कि कैसे अंतरराष्ट्रीय बहाना गार कर मिशन को जायजा ठहराना है। सीरिया सिविल वॉर के दौरान अगर उसने अमेरिका द्वारा भेजे गए CIA एजेंट को चकमा देकर उन्हें ऑफ गार्ड नहीं पकड़ा होता तो अमेरिका कभी भी रूस को अपने सहयोगी शहर के पक्ष में खुलेआम दखल देने नहीं देती। वो तो बस एक एग्जाम्पल है उन हालातों में से जिन्हें मारिया ने खुद अंजाम दिया था। अगर वहाँ ज्यादा लोग होंगे तो हालात और बिगड़ सकते हैं, इसलिए मैं अकेले ही उससे बात करूंगा। कमांडर सोचता उसके बैकग्राउंड देखते हुए मुझे और भी ज्यादा हैरानी हो रही है कि तेहून ने आखिर उसे क्यों बचाया। एक एजेंट को जो रूसी स्पेशल ऑपरेशन यूनिट के लिए काम कर रही थी। घोस्ट ऐसे मिशन अंजाम देते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो भी पूरी तरह गुप्त तरीके से, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त। हर सफल मिशन के बाद उन्हें सैकड़ों अरब से लेकर खरबों वन तक की इनाम मिलती है। हालांकि अगर मिशन फेल हो जाए तो उन्हें एक पैसा तक नहीं मिलता, उल्टा उस नाकामी का पूरा खामियाजा खुद ही भुगतना पड़ता है। ये लोग उन मिशन को अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं जिन्हें करना लगभग नामुमकिन होता है। लगता है जो बातें इनके बारे में सुने थे वो कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं कही गई थी। किम कहता मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगली बार अगर तुमने सवाल पलटने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा, ये आखिरी वार्निंग है। मारिया कहती है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, मैं जानती हूँ तुम बकवास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, माफ करना मैं बस थोड़ा मजाक कर रही थी क्योंकि लगा शायद अब तुम पहले जैसा नहीं रहे। मैं तुम्हें एक और मिशन देने आई हूँ, एक ऐसा मिशन जो रूस के लिए है और मेरे वतन के लिए। इस बार मामला और भी गंभीर है, ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं है बल्कि मेरी मदरलैंड का सुरक्षा का सवाल है। क्या तुम तैयार हो एक बार फिर परछाई बनकर आगे बढ़ने के लिए? नेक्स्ट सीन में हम अपने मेन मेंबर को देखते हैं जो मीटिंग रूम में होते हैं। मारिया खामोश होती है और सोचती है ये सब क्या चल रहा है। मैं क्लेन मास्टर, ये तो कोई मजाक लग रहा है। वो हमेशा अकेले काम करता था या फिर कुछ गिने चुने लोगों के साथ, अब अचानक ये इतना कैसे बदल गया? इनमें से कुछ को छोड़कर
पर बाकियों को देखकर लगता भी नहीं कि उन्हें कोई स्पेशल ट्रेनिंग मिली है, बल्कि सच कहूँ तो ये तो कमजोरी ही लग रहे हैं। किम कहता है बकवास सोचना बंद करो और मुझे अपनी देश की हर एक बात साफ साफ बताओ। अगर तुम्हें यहाँ किसी की एबिलिटी पे शक है तो बेहिचक उन्हें आजमा लो। सिर्फ तुम्हारी जानकारी के लिए बताता हूँ, यहाँ हर कोई फाइटर नहीं है, लेकिन जो भी फाइटर है वो अकेले ही येलो आइज वाले लेवल 3 मॉन्स्टर का शिकार कर सकते हैं और बाकियों के पास भी कुछ ऐसी ही एबिलिटी है। मारिया हैरानी से कहती है क्या ये नामुमकिन है? हमारे पास भी रूस में ऐसे लोग गिनती के हैं और यहाँ तो ये आम बात लग रही है। कमांडर हो जिम लिम कहते हैं मुझे लगता है तुम मास्टर को अच्छे से जानते हो है ना, तो बताओ क्या वो ऐसे इंसान लगते हैं जो ऐसे मामले में मजाक करेगा? और बताता है इसके रिएक्शन से तो यही लग रहा है कि रूस तक अभी ये खबर नहीं पहुंची है कि मास्टर ने अकेले ही एक लेवल 6 के मॉन्स्टर को हरा दिया है। मारिया काफी हैरानी से कहती है डार्क ब्लू आइज वाले, वो भी अकेले, और सोचती है मैंने इसके बारे में बिल्कुल गलत अंदाजा लगाया था। मुझे लगा शायद वो इस नई दुनिया के हिसाब से ढल नहीं पाया क्योंकि वो पहले से कहीं ज्यादा शांत और लापरवाह दिखता है, लेकिन सच में उसने अकेले एक डार्क ब्लू आइज वाले मॉन्स्टर को हरा दिया। ये तो पूरी तरह से परे है किसी के भी समझ से। और बताती है इस समय रूस एक जिंदा नर्क बना हुआ है। हर सिटी हर इलाका कहीं भी जाओ बस सड़ी हुए लाशें और चीखें सुनाई देती है। हमारे अपने लोग जोम्बी बनकर अब हमारे ही जान के दुश्मन बन चुके हैं। जोंग हन हैरानी से कहता है जोम्बी? मारिया कहती है अभी तक इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला है, बस इतना मालूम है वो एक वुल्फ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर है। अब तक जिसने भी उसे पास से देखा है वो जिंदा नहीं बचा के किसी को कुछ बता सके, लेकिन एक बात तय है उसकी आंखें पल पल है। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो जहाँ से भी गुजरता है वहाँ ज़ॉम्बीज़ की फोर्स जुड़ जाता है। सुजुमे कहती क्या ये कोई वायरस है? ये कितनी तेजी से फैलता है और इसकी इंफेक्शन क्षमता कितनी ज्यादा है? मारिया कहती शुक्र है कि हर वो इंसान या मॉन्स्टर जो ज़ॉम्बीज़ का हमला झेलता है वो संक्रमित नहीं होता। सिर्फ वही लोग या मॉन्स्टर संक्रमित और म्यूटेंट होते हैं जिन्हें खुद चोंग बोंग ने मारा हो, यानी कि असली खतरा ज़ॉम्बीज़ से नहीं चोंग बोंग से है। जो उसके हाथ मारे जाते हैं वही म्यूटेट होकर एक अलग ही किस्म का स्पीसीज बन जाता है, कहीं ज्यादा खतरनाक और हिंसक। मारिया कहती है रूसी सरकार और आर्मी ने इस हालात से निपटने के लिए कई सारे कदम उठाए। किम कहता है न्यूक्लियर, जिससे वो उन्हें देखने लगते हैं। किम कहता मुझे पूरा यकीन है तुम यहाँ ये पूछने नहीं आई कि क्या ये तरीका काम करेगा या नहीं, तुम खुद ही इसके खिलाफ हो है ना? मारिया कहते हैं तुमने बिल्कुल सही सोचा, मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे न्यूक्लियर हथियार से दिक्कत है, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। इस समय ऐसा लग रहा है कि मॉन्स्टर से लड़ने से पहले ही सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम विपक्ष के साथ दो। तुम रूसी मिलिट्री को बड़े बड़े लोगों को जानते हो, तुम्हारी मौजूदगी वहाँ पे सब कुछ बदल सकती है। जब ये अंदरूनी लड़ाई खत्म हो जाए तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो उस मॉन्स्टर को खत्म करने में, बिल्कुल चोंग बांग को हराने में। किम कहता ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, शर्त ये है निगरानी। मारिया बताती है वो चाहते थे कि रूसी सरकार के किसी बड़े पद के बैठे व्यक्ति को खुद प्योंगयांग आकर मेक गिल्ड को मॉन्स्टर का शिकार करते हुए देखना होगा। वो ये भी चाहते हैं कि रूस के जो भी सहयोगी देश के कोरिया में बच्चे एम्बेसडर जिंदा है वो भी मौजूद हो। फिलहाल स्थिति ये है कि सिर्फ कुछ ही देश जो भी ज्यादातर पूर्वी यूरोप और एशिया में मेक गिल्ड की मॉन्स्टर हंट को आकर देखने की हालात में है। मारिया बताती है वो उन लोगों को मेक गिल्ड की ताकत दिखाने के लिए बुला रहा है क्या, ताकि वो बाद में और भी बड़ा कुछ मांग सके। क्या अपनी ताकत दिखाकर वो अपनी दबाव बनाना चाहता है? नेक्स्ट इन प्योंगयांग का देखते हैं। एक सोल्जर जेट ड्रैगन 40 को बजाता है। हाई लेवल मॉन्स्टर समन होता है। हम वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर के झुंड को देखते हैं। उसमें से एक लेवल 4 का मॉन्स्टर होता है जो घुर्रा रहा होता है। किम, कमांडर जोंगहन और सियोंग वो सभी होते हैं जिसे किम बुलाया होता है। एक बंदा सोचता है वो तेहुन किम है जिसने अकेले ही लेवल 6 के मॉन्स्टर को हरा दिया था। यकीन नहीं होता उसे देखकर, इतना सीधा साधा लगता है, लेकिन अपनी ताकत को कितनी अच्छी तरह से छुपा के रखा है उसने। और हम वहाँ पे कई सारे और लीडर को भी देखते हैं, इसमें कुछ तो दुबई के होते हैं। और एक कहता है ये तो अब दिलचस्प होने वाला है। किम भी मॉन्स्टर को देख रहा होता है और हम देखते हैं हेयुंग मुस्कुरा रहा होता है। मारिया खामोश होती है और सारे लीडर भी ये सब देख रहे होते हैं। मॉन्स्टर भी उन्हें नीचे से देख रहे होते हैं। और हम वहाँ पे 2000 ऑर्ब के झुंड को देखते हैं जिसमें से 5 लेवल 4 के मॉन्स्टर होते हैं और एक लेवल 5 के। ये देख के लीडर घबराने लगते हैं और कहते हैं डैम इट, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? दूसरा कहता है ये एक लेवल 5 है और कई सारे लेवल 4 भी, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक सोल्जर कहता है आप यहाँ से नहीं जा सकते, प्लीज अंत तक रुको, तुम्हें भरोसा दिलाते हैं कि तुम पूरी तरह से सेफ रहोगे। एक लीडर भड़कते
हुए कहता क्या तुम क्या कह रही हो, ये तो एक इंटरनेशनल विवाद खड़ा कर देगा। कोई कहता ओए बेवकूफ बुरा हो, तुम्हें लगता है किसी को अब इंटरनेशनल विवाद का परवाह है। एक कहता तुम हो कौन, और हम एक बंदे को देखते जो डांटी की तरह लग रहा होता और कहता है वैसे भी तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया तो सुन लो, दुनिया पूरी तरह से तबाही में डूबी हुई है। ऐसे में इन बातों का चिंता करना बेवकूफी नहीं लगता क्या? लेकिन चलो तुम्हें एक छोटी सी बात का राज बता देता हूँ, मैं इतनी दूर इसी वीराने में क्यों आया हूँ। इसकी असली वजह एक अफवाह है जो मैंने सुनी थी एक आदमी के बारे में। और हम इस बंदे का एक फ्लैशबैक देखता है जिसमें कैप्टन हियोशी कहता है उसे बयान करना आसान नहीं है, खुद जाकर देख लो। और डांटे बताता है मैंने मिस्टर हियोशी से मिनती की कि मुझे यहाँ आने दिया जाए, और उनसे कहता जब मैं होकाइडो में फंसा हुआ था और वहाँ मॉन्स्टर से लड़ रहा था तब इस बंदे ने जापान के सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप के लीडर मुसाशी को मार दिया था और अकेली एक डार्क ब्लू आइज वाले मॉन्स्टर को हरा दिया था। फिर तो हर तरफ अफवाह उड़ने लगी कि उसने पूरे देश के आर्मी को कुछ ही घंटे में ढेर कर दिया और दर्जन ग्रीन लेवल या उससे भी ऊपर के मॉन्स्टर को अकेले ही निपटा दिया। लीडर कहते ये तो नामुमकिन है, अब वो मॉन्स्टर को मारने वाला मॉन्स्टर यहाँ है और उसका नाम तेहुन किम है। डांटी कहता है लेकिन मुझे लगता है कि सारी अफवाह झूठी ही थी या फिर मैं ये उसे कम आंक रहा हूँ। एक शेख चिल्लाते हुए कहता बकवास मत करो, सिर्फ अफवाह के भरोसे यहाँ चले आए, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था तुझे। एक लीडर कहता अबे बेवकूफ, अब पहले से ज्यादा जरूरी है कि हम सब एक साथ मिलकर काम कर सके, हमें तो बस बुलाया गया था, हम इसलिए आए हैं। कोरिया को मिलिट्री पावर को नजरअंदाज करने की हमारी बस की बात नहीं थी। एक और लीडर कहता हमारा भी यही हालात है, एम्बेसडर कह रहे थे कि कोरिया में अब कुछ हद तक हालात काबू में है और मिलिट्री ने मॉन्स्टर को काफी हद तक रोक रखा है। एक मोंग कहता है सही कह रहे हो, अब तो कुछ ही देश बचे हैं जो ऐसे हालात में हैं। मैं यहाँ खुद अपने आंखों से देखने आया हूँ और जो कुछ भी सीखूं वो अपने देश के मदद के लिए ले जाऊं। तभी एक हट्टा कट्टा इंसान बाहर आता और कहता है बात तो तुम्हारी ठीक है, अब तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, इंसानों को अब मिलकर ही लड़ना होगा। लेकिन एक बात है जो मुझे पसंद नहीं आई। डांडी कहता आखिर ये क्या भला है? मुसलमान कहता मुझे सबसे बड़ी चिढ़ तो इस बात की है, एक छोटे से देश ने जो कभी अमेरिका के रहमो करम पर पला था अब हमें मजबूर कर रहा है ये सब देखने के लिए कि उनके पास पहुँच के कहता है मुझे बिना किसी डेडिकेटर के भी साफ साफ दिख रहा है कि तुम अपनी पावर छुपा रहे हो, ये तेरा स्टाइल है क्या सबको दिखाने का कि तुम कितना स्ट्रॉन्ग हो? स्ट्रॉन्ग उसे देख के कहता है ये क्या है, मैंने तो सोचा कि कोई मॉन्स्टर है। और वो मुसलमान कहता लगता है तू ही है यहाँ का बॉस, बता क्या चल रहा है ये सब, तुम इन मॉन्स्टर से कोरिया की मिलिट्री पावर दिखा के हमसे कुछ मांगने की तैयारी में है क्या? एक बंदा कहता अलेक्जेंडर बस बहुत हुआ, वापस अपनी जगह पे आ जाओ। अलेक्जेंडर पंच बनाते हुए कहता है जो भी चाल चल रहा है तू ये सच में जरूरी होना चाहिए वरना इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे। वो जो तेरे लोग हैं एक बार हटा के देख फिर देखते हैं, लेकिन पहले ये जान ले मैंने येलो आइज वाले मॉन्स्टर को अपने दोनों हाथ से चीर दिया है। तेरे जैसे को निपटाने में 1 मिनट से भी ज्यादा लग जाए तो मेरा नाम बदल देना। अब बताओ इन बच्चों को कौन समझाए, ये किससे भिड़ने जा रहा है? कमांडर होनजिम लिम हाफी बढ़ता है और शिवंग मुस्कुराने लगता है। तभी अलेक्जेंडर को कुछ फील होता है जिससे वो घबरा जाता है। टिम कहता ठीक है बस चुपचाप अपनी जगह पे वापस जाओ, तो मेरे सिर पे चढ़ता जा रहा है। अलेक्जेंडर भड़कते हुए टिम को पंच मारते हुए कहता तुम कमीने। वो बंदा दोबारा कहता है अलेक्जेंडर रुको। तभी टिम अपना पावर रिलीज करता है जिससे अलेक्जेंडर काफी घबरा जाता है, उसके पसीने निकलने लगते हैं, साथ ही सभी लीडर का भी हालत खराब होने लगता है। यहाँ तक कि लेवल 5 के मॉन्स्टर को भी ये फील होता है। सोल्जर भी कांपते हुए कहते हैं ये क्या हो रहा है, मेरे हाथ पैर हिल नहीं रहे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोझ मुझे दबा रहा हो, जैसे मेरे पीठ के पीछे बहुत बड़ा और डरावनी चीज खड़ा हो। हम देखते किम अपना ड्रैगन पावर यूज किया होता है। मार्जिया भी कांपती हुई कहती है मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। उन सभी कैप्टन के भी हालत खराब हो जाते हैं और अपने घुटने पे आकर हांफने लगते हैं। एक लीडर कहता है ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। अलेक्जेंडर का भी हालत काफी खराब होता है और सोचता है डैम इट मेरे तो हाथ पैर भी कांप रहे हैं, मुझे क्या पता था कि इतना भयानक पावर छुपा रहा है। एक बंदा अलेक्जेंडर को संभालते हुए वहाँ से ले जा रहा होता है और बताता है ये तो मेरे सोच से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। स्ट्रॉन्ग उन्हें देखते हुए कहता है डर ही गया था मैं। और एक लीडर सोचता है उसने अपने एक भी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाया, जबकि उनमें से एक तो बिल्कुल आम इंसान है। अगर उस नॉन अवेकिन बंदे पर उनकी पावर का असर हो जाता तो वो तो वहीं मर जाता। काफी हैरानी से सोचता है ये कैसे मुमकिन है, कोई अपनी ताकत पर इतनी जबरदस्त कंट्रोल कैसे रख सकता है। अच्छा हुआ कि जो मैंने ये सब अपनी आंखों से देख लिया। मारिया बिल्कुल सही कह रही थी, इससे उलझने की सोच भी नहीं सकते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना छोटा सा कंट्री में कोई इतना स्ट्रॉन्ग बंदा हो सकता है। डांटे कहता ये अभी क्या हुआ, कोई आसपास कोई और मॉन्स्टर था क्या, तो वो पागलपन वाली अफवाह सच थी क्या? किम कहता बस बहुत हुआ, अब और कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगा, चुपचाप देखो बातें बाद में करना। एक लीडर कहता तमाशा, हम तो अभी अभी मरते मरते बचे। सारे मॉन्स्टर भी उन्हें देखे घुरा रहा होता है, उन पे अटैक बोल देता है। लीडर घबराते हुए कहते वो आ रहे हैं, मॉन्स्टर उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी एक बंदा कहता रुको आसमान में कुछ है, और हम देखते ये हेयुंग और सूजी होती है और वो लोग ड्रैगन और 9 टेल फॉक्स के खाल से बने आर्मर पहन चुके होते
होते हैं। ड्रैगन के खाल से उन्हें फेयर रेजिस्ट्रेशन बढ़ जाती है। इससे सारी एबिलिटी और रिकवरी बूस्ट हो जाती है। सारे एबिलिटी के लेवल को भी बढ़ा देती है। और विगर और माना के यूज से एक ड्रैगन जैसी ओरा बनती है। पावरफुल डिफेंस मिलती है। नाइनटेल फॉक्स की खाल से फेयर रेजिस्ट्रेशन मिलती है। टेलिग्नेटिक अटैक से अच्छी खासी रेजिस्ट्रेशन मिलती है। फायर और आइस से भी रेजिस्ट्रेशन मिल जाती है। इससे टेलिकिनेसिस भी ऐड हो जाती है, जिससे बॉडी हल्की लगने लगती है। उसी तरह जोंगहान, यूरी, लूना और जे हुक भी हवा में होते हैं। और किम टेलीपैथी कहता है, हंटर टीम इन सभी मॉन्स्टर का सफाया कर दो। किम का ये स्किल लेवल 4 का होता है। जैसे जैसे इस स्किल का लेवल बढ़ता जाएगा, इसकी रेंज और असर बढ़ जाएगी। तभी हेयुंग कई सारे एरो को लोड करता है, उसको आसमान की ओर छोड़ता है, जिससे वो सभी एरो मॉन्स्टर पर बारिश के बूंद की तरह बरसने लगता है। बाकी सभी मेंबर भी आगे बढ़ते हैं और मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देते हैं। दांते और बाकी सोल्जर ये देख के हैरान होते हैं। और हम देखते हैं सूजी अकेले कई सारे मॉन्स्टर को निपटा रही होती है। हेयुंग भी एक साथ कई सारे मॉन्स्टर से निपट रहा होता है। साथ ही जोंगहान भी, यूरी भी कई सारे मॉन्स्टर पे स्लैश लगाती है और जिग जैग करके आगे बढ़ जाती है। जेहुक कई सारे एरो को लोड करता है, मॉन्स्टर पर छोड़ता है, जो जाके मॉन्स्टर को सिर और हाथ को धड़ से अलग कर रहा होता है। तभी सूजी के सामने लेवल 5 का मॉन्स्टर और उन सभी के सामने लेवल 4 का मॉन्स्टर आ जाता है। लेवल 5 का मॉन्स्टर अपने मैजिक का यूज करता है और सूजी पे पत्थरों को बारिश कर देता है। लेकिन सूजी उन सभी पत्थरों को डिस्ट्रॉय करते हुए मॉन्स्टर तरफ बढ़ती है, उस पर स्लैश लगाती है। मॉन्स्टर भी अपने मैजिक का यूज करता है, जिससे एक शील्ड बन जाता है और वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। लेकिन सूजी मॉन्स्टर के ऊपर पहुंच जाती है और मॉन्स्टर पे स्लैश लगाती है, जिससे मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ लेवल 4 का मॉन्स्टर और हेयुंग एक दूसरे पे अटैक करते हैं, लेकिन हेयुंग का अटैक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हेयुंग दोबारा अपने अटैक को बनाता है और मॉन्स्टर के सिर पे ढह मारता है। जोंगहान भी अपने मॉन्स्टर पे स्लैश लगाता है, लूना भी स्लैश लगा के आगे बढ़ जाती है और यूरी भी मॉन्स्टर के गले पे दोनों नाइफ से स्लैश लगाती है। लीडर ये देख के हैरानी से कहते हैं, ये लोग तो उन हाई लेवल मॉन्स्टर को ऐसे मार रहे हैं जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। अभी भी कई सारे लेवल 1 का मॉन्स्टर आगे बढ़ता है। जेहुक भी अपने एरो को लोड करते हुए कहता है, भागो मत, अगर मेरा हमला खाली गया तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक लोगों से पाला पड़ जाएगा तेरा। और अपने एरो को शूट करता है, जो एक लेवल 4 के मॉन्स्टर को सिर को उड़ा देता है। हेयुंग कहता, समझ गए, और वो मॉन्स्टर वहीं पे गिर के मर जाता है। तभी हम वहाँ पे बीस्ट को पेड़ को देखते हैं और ये सुजुमे और किटी होती है, जो 3 बीस्ट और कई सारे वुल्फ के साथ आगे बढ़ते हैं। और एक और लीडर कहता है, रुको, ये आखिर है क्या? मॉन्स्टर भी उन पे देख के चिल्लाने लगता है, लेकिन वो सभी बीस्ट मॉन्स्टर को कच्चा चबाने लगते हैं। एक एक करके बड़े बेरहमी से उन्हें कुचल रहे होते हैं, जिससे वहाँ पे काफी सारा धूल हो जाता है। ये सब देखकर तो लीडर काफी ज्यादा डर जाते हैं। हम देखते हैं उन सभी ने मिलकर 2000 ऑर्ब के झुंड को निपटा देते हैं। सूजी टेलीपैथी कहती है, मास्टर, हमने सारे मॉन्स्टर का काम तमाम कर दिया है। किम कहता, बहुत ही अच्छा, अब वापस लौट आओ। अलेक्जेंडर का लीडर सोचता है, ये सब क्या था? उन्हें तो बस बच्चों का खेल लग रहा था। हजारों मॉन्स्टर थे वो, और लेवल 4 लेवल 5 के भी। और इनके पास तो गिने चुने अवेकिंग लोग ही है। मॉडर्न वेपन तो मॉन्स्टर पर असर करती है। अगर एक न्यूक सही जगह मारी जाए तो ब्लू आइज वाले या उससे भी ऊपर के मॉन्स्टर को आसानी से उड़ाया जा सकता है। लेकिन ये चीज तो कुछ और ही है। इनका साइज देख करके तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये इतनी तेजी से हिल डुल सकता है। ऐसी चीज तो आज तक किसी मॉडर्न मेडिकल इंसान में भी नहीं देखी गई। इसलिए हमारे पास 2 ही रास्ते थे, या तो एक ही झटके में इनका काम तमाम कर दो, या फिर गोली बारूद का बारिश कर दो इन पे। आर्टिफैक्ट के साथ भी वही बात है, ये इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अवेकिंग लोग और आर्टिफैक्ट इन दोनों की गिनती बहुत कम है, इसलिए इनका यूज करना भी उतना ही खतरनाक होता है। इसलिए इलाइट अवेकिंग हुए लोग को ही आर्टिफैक्ट दिए गए और उन्हें अपने अपने आर्टिफैक्ट के लिए ना जाने कितनी बार सिमुलेशन और ट्रेनिंग सेशन झेले हैं। ये देख करके तो साफ है उन्होंने आर्मी के मदद से कई ब्लू आइज वाले मॉन्स्टर को हरा दिया। तो हाँ, सारी मेहनत रंग लाई, लेकिन उस रास्ते में कई जिंदगी भी कुर्बान हो गए। और फिर भी ये सब कुछ इनके लिए आम बात हो गई है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने ना जाने कितनी बार अपनी जान दांव पर लगाई है फाइट में। सभी मैन सोल्जर वापस आ जाते हैं। किम और उनके टीम लीडर की तरफ बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर कहता, बहुत ही जबरदस्त कमाल की पावर है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि अपनी पूरी पावर सबके सामने दिखाने का क्या फायदा है। तो ऐसा कर क्यों रहा है? किम कहता, हमने तो बस शुरुआत की है, अभी तूने कुछ देखा ही कहाँ है। अब असली खेल होगा, मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा कैसे मैं माउंट बैकडू पर लेवल 6 का चियोंगयोन का शिकार करूंगा। इससे माहौल में सन्नाटा सा छा जाता है। मार्जिया कहती है, हमें साफ साफ बताओ तुम चाहते क्या हो? हमें यहाँ इतनी दूर बुलाया ही क्यों? सिर्फ तुम्हें मॉन्स्टर को मारते देखने के लिए? हमें भी यहाँ रुकने की कोई वजह चाहिए। अलेक्जेंडर कहता, तुम्हारी पावर तो अब किसी से छुपी नहीं है, तो फिर ये सब दिखाने का मतलब क्या है? क्या तुम ये जताना चाहते हो कि तुम हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? क्या तुम हमारे देश को डराकर अपने अंदर लाना चाहते हो? किम हाफी भरते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे देश में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कुछ शर्त है। सबसे पहले हमारी हंटर टीम तुम्हारी कंट्री में आसानी से आ जा सके। हम कोई बड़ी आर्मी नहीं भेजेंगे, और पहले से ही एडवाइस दे देता हूँ, लेकिन हमें इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। ये तो सिर्फ हाई लेवल मॉन्स्टर का शिकार करने का होगा और कुछ नहीं।
नहीं, और वैसे भी ये डील तुम्हारी अपने देश के लिए बुरा नहीं होगा। और दूसरी शर्त, जब हम मदद मांगे तो तुम्हें सपोर्ट करना होगा। इसमें इंफॉर्मेशन शेयर करना और मिलिट्री कोऑपरेशन दोनों शामिल है। मारिया कहती है मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। किम कहता जब तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी हम हाथ बढ़ाने से पीछे नहीं हटेंगे। और आखिर में सिक्स स्नेक, जिसे वो सभी हड़बड़ाने लगते हैं। किम कहता मुझे पूरा यकीन है कि सिक्स स्नेक ने यहाँ मौजूद कुछ देश से कांटेक्ट किया है या फिर आगे जाके जरूर करेगा। मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम में से किसी का उनसे पहले ही कुछ रिश्ता है या नहीं, लेकिन अब तुम सबको बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। क्या तुम आगे भी सिक्स स्नेक के साथ मिलकर काम करते रहोगे या नहीं? जो कुछ भी तुम उनके साथ मिलकर करने जा रहे हो वो कोरिया के हित में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर तुम उनकी किसी भी योजना में हिस्सा लेते हो तो या फिर उनके किसी भी ऑर्डर को मानते हो तो तुम्हें हमारा दुश्मन माना जाएगा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और खत्म कर देंगे। 3 दिन के बाद हम लेवल 6 का मॉन्स्टर का शिकार करने जा रहे हैं, तो चाहो तो अपने देश लौट सकते हो या फिर उससे पहले हमसे कांटेक्ट कर लेना। जो भी करना हो कर लो, तुम्हारी मर्जी है। किम वहाँ से चला जाता है, बाकी सभी भी वहाँ से चले जाते हैं और हेयुंग जाते हुए कहता है बाद में मिलते हैं, और वो भी वहाँ से चला जाता है। कैप्टन होन जिम लिम कहते हैं सभी यूनिट ध्यान दो जो स्टैंड बाई पर है, मॉन्स्टर स्टोन इकट्ठा करो और लेवल 4 लेवल 5 की मॉन्स्टर की डेड बॉडी से सावधान रहो। आप चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ जहाँ तुम लोग रहोगे, और सच बताओ तुम में से कोई भी लेवल 6 के मॉन्स्टर का शिकार देखे बिना तो नहीं जाने वाले हो। नेक्स्ट सीन के सारे डेड बॉडी के ढेर को देखते हैं और हम मॉस्को का सीन देखते हैं। 3 बंदे गैलरी में खड़े होते हैं, उसमें से एक कहता है अफसोस कि जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो पाया। माओ कहता मेरी ऑफर अभी भी कायम है। वो बंदा कहता ठीक है अपना ख्याल रखना, जाओ और थोड़ा आराम कर लो, और वहाँ से जाने लगता है। कैप्टन चान सान कहता है इसका रवैया तो बिल्कुल ही बदल गया। अभी सिर्फ 1 महीना पहले तक बार बार तुम्हारी राय चाहिए मिस्टर माओ करके पीछे पड़ा रहता था। माओ कहता मुझे तो कोई हैरानी नहीं है, ऐसे ही होते हैं वो लोग। हम ही थे जिन्होंने उनकी मदद की थी इस देश की सत्ता पकड़ने में। चिंता मत करो, सरगे पहले से ही काम पे लग चुका है। उम्मीद है कि उसे वसाई शक्ति पसंद आएगी। मुझे यकीन है कि लाइटिंग स्पेयर उसे जरूर पसंद आएगी, और जब वो स्पेयर उसके हाथ में होगा। माओ कहता बिल्कुल सही, तब तो पूरे रूस के लिए तबाही होगा। दूसरी तरफ माउंट बैकडून का सीन देखते हैं जहाँ पे मैक गिल्ड के साथ बाकी सारे लीडर भी होते हैं। किम आगे बढ़ता है, हम देखते हैं उसके सामने वुल्फ भी आता है। वुल्फ और किम दोनों अपना पावर रिलीज करते हैं। वुल्फ के सामने तो किम कितना छोटा सा नजर आ रहा होता है। डांटे कहता है वो रहा। लीडर भी घबराते हुए कहते हैं वो है लेवल 6 का मॉन्स्टर, वो अकेले ही उस चीज का सामना कर रहा है। येलो हेयर वाला लीडर सोचता है कमाल है, अगर उन्होंने हमें ये पिल ना दी होती तो सिर्फ ये सब देखकर ही मैं थक जाता। लेकिन मैं अभी भी उस पल को नहीं भूल पा रहा जब तेहुन किम से वो एनर्जी निकली थी। आखिर ये लोग है कौन? अरे हम वहाँ पे जबरदस्त लाइट को देखते हैं। एक कहता है ये शुरू हो गया। वुल्फ अपने पैर को जमीन पर रखता है जिससे जमीन भी फटने लगता है और किम उससे जम करके बच जाता है। हम देखते जमीन पे पंजे का निशान हो जाता है। किम काफी स्पीड से आगे बढ़ता है, अपने फायर से अटैक करता है जिससे वहाँ पे धमाका होता है, लेकिन वुल्फ जम करके बच जाता है। किम और वुल्फ आमने सामने होते हैं। किम कहता है ये काफी फास्ट है, तभी वुल्फ भी किम पे अटैक कर देता है। किम अपने फायर से वुल्फ पे अटैक करता है जिससे वहाँ पे धमाका होता है, लेकिन वुल्फ दोबारा जम करके बच जाता है और किम पे जंप कर देता है। वुल्फ के लैंड से वहाँ के आसपास के जमीन में टुकड़े होने लगता है और वहाँ पे काफी सारा धूल हो जाता है। सूजी में उन सभी को शील्ड बना के बचा रही होती है। हम देखते हैं किम वुल्फ की तरफ बढ़ रहा होता है। वुल्फ अपने हॉर्न में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। किम भी अपने शॉट से स्लैश लगाता है और उन दोनों में पावर स्ट्रगल चालू हो जाता है। किम पीछे और हो जाता है और सोचता है सेंसस काफी फास्ट है, मैं तो इसके पास तक नहीं जा पा रहा। वुल्फ धारने लगता है जिससे किम के ऊपर कई सारे एनर्जी के गोल आ जाता है। वो एनर्जी लाइटिंग बनकर किम पे बरसने लगता है। किम उन सभी से बचते हुए आगे बढ़ता है और वुल्फ के पास पहुंच जाता है जिससे वहाँ पे कई सारे धमाके होने लगते हैं। वुल्फ किम को खाने ही वाला होता है, लेकिन किम भी वुल्फ पे अटैक करने को तैयार रहता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वहाँ पे काफी सारा धूल होता है। मैक गिल्ड के मेंबर और लीडर भी ये सब देख रहे होते हैं और एक कहता है दरअसल वो दोनों मॉन्स्टर है। किम भी अपने शॉट से अटैक करने को तैयार रहता है। हम किम का स्टेट्स देखते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ 1008 है, स्टेमिना 1012, रीगर माना A रैंक प्लस, टेलीकिनेसिस S रैंक, फिजिकल डिफेंस और मैजिक रेजिस्ट्रिक्शन A रैंक प्लस। वुल्फ भी अपनी लाइटिंग से अटैक करता है। किम अपने शॉट से वुल्फ के हॉर्न पे ही अटैक करता है जिससे वुल्फ किम को हवा में उछालने लगता है। किम दूर होकर अपने आप को संभालने लगता है और एक अटैक चार्ज करने लगता है जो अटैक बिल्कुल कामेहामेहा की तरह लग रहा होता है। वुल्फ भी अपने हॉर्न में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं जिससे उन दोनों की एनर्जी आपस में टकराता है और वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। तुझे में सील से सबको बचा रही होती है। धमाका शांत होने के बाद वुल्फ और किम दोनों आगे बढ़ते हैं और हम किम को एक न्यू लुक में देखते हैं। इससे मॉन्स्टर भी हैरान होता है। किम ड्रैगन का पावर यूज कर रहा होता है जो लेवल 2 का होता है। हेयुंग कहता ड्रैगन के साथ नाइनटेल फॉक्स भी क्या पावर है, रोंगटे खड़े हो गए। जोंग हान का हम एक फ्लैशबैक देखते हैं यहाँ पे किम काफी बड़े गड्ढे में बैठा होता है। अभी मेंबर किम के पास आते हैं और कहते हैं मास्टर। किम सोचता है जिस लेवल का पावर है
है ये, उतना बड़ा रिस्क भी छुपा होगा इसके पीछे। नेक्स्ट सीन में किम अपने मेंबर से कहता है बैटल में कोई पक्ष नहीं होता, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जिंदा रहना और किसी भी हालत में जीत हासिल करना। अगर मैं उन 2 लेवल 6 मॉन्स्टर से सीधे भिड़ जाता तो 10 मिनट भी नहीं टिक पाता, लेकिन सिर्फ किस्मत के भरोसे मैं अगले लेवल तक नहीं पहुंच सकता। मुझे बस इतनी पावर की आदत डालनी होगी। अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया और बेकाबू हो गया। अभी ह्यूंग आगे बढ़ते हुए कहता मास्टर। किम भी दहाड़ते हुए वुल्फ की तरफ आगे बढ़ता है और जाके उसके हॉर्न पे अटैक कर देता है और किम वुल्फ पे काफी सारा स्लैश लगा के आगे बढ़ जाता है, जिससे वुल्फ वहीं पे ढेर हो जाता है और वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। सभी लोग धमाका की तरफ ही देख रहे होते हैं। एक कहता है क्या हुआ? ह्यूंग कहता मैं जा रहा हूँ। सूजी कहती है सब रुक जाओ, ये ऑर्डर है, हम कोई भी खतरनाक कदम सोचे समझे नहीं उठाएंगे। ह्यूंग कहता है लेकिन। सूजी कहती है ये बात तुम सबके लिए भी लागू होता है। शो खत्म हो गया है, सोल्जर थोड़ी देर में तुम्हें लेने आ जाएंगे, बस उनके साथ चले जाना। और तभी वो लोग मरे वुल्फ को देख के हैरान होते हैं। किम उसके सिर पे बैठा होता है। वो सभी कहते हैं मास्टर। किम उन सभी के सामने खड़ा रहता है और उनसे कहता है मैं हंटर टीम के हेड से सहमत हूँ, शो खत्म हो गया है, आप बेस पे लौट चलो। वो लोग वुल्फ को मरे हुए देखकर काफी इंप्रेस होते हैं। नेक्स्ट सीन में स्टोरी सुनाने वाला कहता अब जब फाइट खत्म हो चुकी थी तो जो भी विदेशी थे वो अपने अपने देश लौट गए। वैसे ये प्लान मास्टर का आइडिया तो था ही नहीं। और हम 10 दिन पहले का सीन देखते हैं, वो सभी मीटिंग रूम में होते हैं। शिवन कहता मास्टर ये तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मारिया जो कि रूस की लीडर है खुद ये रिक्वेस्ट लेकर आई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उस सपने में जो मुझे गोल्डन गोबलेट के साथ आया था उसमें दिखा था कि फ्यूचर में मैं गिल्ड 6 स्नेक के हाथों में फंस गया था। हम तो बस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आसपास के देशों ने मैक गिल्ड को ही बुराई की ताकत समझ बैठे। मानो हम हालात का फायदा उठाकर हमला कर रहे हैं और आप तो सबके नजर में सबसे बड़े डीमन बन चुके थे मास्टर, इसलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। मास्टर हाँ दूसरों को अपनी पावर दिखाना थोड़ी रिस्की हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया तो वो सब 6 स्नेक के साथ जा सकते हैं। कम से कम हमें थोड़ा समय तो मिल जाएगा। मास्टर अब तो बात हमारी जान पे बन आई है। मुझे पता है आपको ये तरीका पसंद नहीं है, लेकिन इस बार आपको इजाजत देनी होगी। किम खामोश होता है। नेक्स्ट में वहाँ पे कैसे मिलिट्री शिप आता है। मारिया और उसका लीडर खामोश होता है और कहता है यकीन नहीं हो रहा मैंने अभी क्या देखा। आखिरी वाली फाइट तो कुछ और ही थी, सोच से भी बाहर। ऐसा लग रहा था जैसे 2 बड़े बिस्ट आपस में भिड़ गए हो। मारिया कहती है तेहुन किम जितनी भी फाइट से वो बच के निकला है उसे देखते हुए ये ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। वो इस उल्टे पुल्टे दुनिया में भी इतना अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग निकलेगा। येलो हेयर वाला लीडर सोचता है रूस इस समय अंदर से भी और बाहर से भी काफी मुश्किल से जूझ रहा है और ज्यादातर स्ट्रॉन्ग एवेकिंग लोग परमाणु वेपन यूज करने पर राजी नहीं है। लेकिन मेरी उम्मीद थी कि तेहुन किम शायद इस हालात को संभालने में मेरी मदद कर सके, लेकिन वो खतरनाक है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो शायद हम उसकी स्पेशल ऑपरेशन यूनिट को रोक पाएंगे, लेकिन तेहुन किम को नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि बाकी लीडर भी अभी यही सोच रहे होंगे। क्या झंझट है यार। और मैं गिल्ड के मेंबर माउंटिंग पे बने निशान को देख रहे होते हैं। शिवोंग कहता ओ गॉड ये देखो, माउंट हाला से लेकर माउंट बेकडू तक मास्टर ने तो पूरी जमीन ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा हुआ कि माउंट वेकू फटा नहीं तो और बुरा हाल होता। मानो होंजिमलिम कहता है 1 साल हो गया इस सबको शुरू हुए, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि एमरोग नदी को इतने करीब से देख पाऊंगा। मेजर यू कहता है मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन ज्यादा जमीन बचानी है तो ज्यादा सिर दर्दी झेलना ही पड़ेगा ना भाई। नेक्स्ट इन बेस का सीन देखते हैं। तो सोल्जर रूम को गार्ड कर रहे होते हैं कि वापस फ्यूचर चैंपियन का यूज किया होता है। मेजर यू कहते हैं मास्टर कहाँ है। शिवोंग कहता है अभी तक उठे नहीं, वो इतनी मुश्किल से सोते हैं कि मैं अंदर जाके उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वैसे सुनिए कमांडर और डिप्टी कमांडर भी, मैं कब से पूछना चाह रहा था आप लोगों को मास्टर की जिंदगी के बारे में कुछ पता है? मतलब ये सब शुरू होने से पहले की बात है, जिससे वो सभी हैरान होते हैं और शिवोंग को देखने लगते हैं और हम किम के पीछे एक मॉन्स्टर का शैडो को देखते हैं। नेक्स्ट इन मैक्सिको बॉर्डर का देखते हैं। यहाँ पे कैसे सारे बंदे ढेर पड़े होते हैं। ये हमारा किम का काम होता है, जो और भी बंदों को ठिकाना लगा रहा होता है। 2 बंदे को शूट करते हुए कहता है 0। एक सोल्जर की तरफ आगे बढ़कर उसी का वेपन पकड़ के उस पर अटैक कर देता है और फिर उस पर शूट कर देता है। यहाँ पे 2 बंदे और आ जाते हैं, लेकिन किम उन सभी को शूट करने लगता है। जैसे गेट खुलता और भी मेंबर आने लगते हैं। अभी किम उसी बंदे का पिस्टन छीन कर उन सभी को एक एक करके शूट करने लगता है। बंदा किम पे नाइफ से अटैक करता है। किम उसका हाथ पकड़कर उसी के नाइफ से उसको मार देता है। किम आगे बढ़ते हुए 2 बंदे पे अटैक कर देता है। उसको मारते हुए तीसरा तरफ आगे बढ़ता है। वो बंदा शूट करने लगता है, जिससे किम एक बंदा को पकड़ के कवर लेने लगता है और उसके पास पहुंचकर उस पर भी नाइफ से अटैक कर देता है। बंदे कम होने का नाम नहीं ले रहे होते। किम भी उन्हें एक एक करके निपटाया जा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक टकला बंदा आता है, जिसमें किम अपने घुटने से अटैक करने को बढ़ता है। फिर उसे किक मारता है और किक से उसके जबड़े पे अटैक कर देता है, जिससे उस गंजे का कई सारा दांत भी टूट जाता है। हम देखते हैं किम वहाँ पर डेड बॉडी का ढेर लगा देता है। एक बंदा आराम से चेयर पे बैठा होता है। हमें पता चलता है वो भी मर चुका है। किम वहाँ से
से जाने लगता है। हमें पता चलता है ये सब कमांडर उन सभी को बता रहा होता है और बताता है टारगेट था एक मैक्सिको का एक बड़े ड्रग कैरेटल का मेन बेस। मास्टर अकेले ही अंदर गया, लीडर को खत्म कर दिया और फिर बचे हुए सारे गैंग वालों को भी सिर्फ 30 मिनट में साफ कर डाला। और बाद में जितनी भी बॉडी मिली उनमें जो गोलियां थी वो सब उनकी खुद की बंदूक की थी। जब वो आर्मी में था तब उसने हर तरह के ऑपरेशन किए, कभी नॉर्थ कोरिया में घुसपैठ करने की मिशन पूरा किया, तो कभी ड्रग डीलर लीडर को मार गिराया, तो कभी मेडिकल ईस्ट में आतंकवादी को खिलाफ ऑपरेशन चलाए। अक्सर उसकी डील सरकारों से होती थी, लेकिन एक चीज कमान में थी, हर मिशन टोटली सीक्रेट होता था। मैंने ये सब बातें तब सुनी जब वो ऑर्गेनाइजेशन टूट गई और उसने रिटायरमेंट ले लिया। जब वो हिटमैन के रूप में एक्टिव था तब तो बड़े बड़े ऑफिसर को भी बस इसके बारे में सुनी सुनाई बातें ही पता ही चल पाती थी, कोई नहीं जानता था कि वो असल में है कौन। पर ये बात समझ में आती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सबको पता चल जाए तो फिर बड़ा सीक्रेट कैसी बची रहेगी। इसका मतलब है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। और एक बंदा कहता है, एक मेजर जनरल जांग, पुरानी बातों को क्यों खोद रहे हो, सालों पुरानी वही बातें सुन सुन के अब तक पक गया हूँ। और एक बंदा कहता है, पावरफुल मिलिट्री ही तो देश को टिकाई रखती है, हमारी गिनती दुनिया की टॉप 10 मिलिट्री में होती है, फिर भी जब भी हथियार खरीदते हैं हमें हर बार पीछे देखना पड़ता है, कहीं किसी बड़ी पावर का मूड तो नहीं बिगड़ गया। इसलिए वो चाहते थे कि हम खुद की अपनी हथियार बनाएं जो हमारे देश की हिफाजत कर सके, ऐसे वेपन जो हमें किसी से इजाजत लेकर ना खरीदनी पड़े और जो किसी डेडिकेटर में पकड़ा भी ना जाए। ह्यूमन वेपन जिसमें सैकड़ों हजारों वेपन जितनी तबाही की ताकत हो। हर देश के पास आर्मी होती है, एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट भी। इनका मकसद था सबसे टॉप सोल्जर को इकट्ठा करके एक ऐसी टीम बनाई जाए जैसी आज तक किसी ने देखी ना हो। प्लान तो सीधा साधा था, लेकिन करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कई सालों बड़ी छानबीन के बाद जिन सोल्जर को इस मिशन के लिए चुना गया था उनमें से कुछ ने ट्रेनिंग के दौरान ही हार मान ली थी, कुछ बुरी तरह जख्मी हो गए और कुछ तो जान से भी हाथ धो बैठे। जब टीम पूरी तरह से तैयार हो गया तो दुनिया में उन्होंने ऐसे मिशन किए जो नामुमकिन सा लगता था और सीक्रेट डील्स भी किए, कभी कभी नाकाम भी हुए, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता था कि ये लोग असल में है कौन। आखिर में कई सालों के सर्विस के बाद उसी खतरनाक टीम ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर पैदा किया, तेहुन किम। शुरू में उसमें कोई खास बात नजर नहीं आई, ना शूटिंग में, ना मार्शल आर्ट में, ना छुपकर घुसने के तरीके में और ना ही निगरानी जैसी ट्रेनिंग कोर्स में, किसी में भी कुछ खास नहीं था। लेकिन उसने वो डरावनी और जानलेवा ट्रेनिंग झेली। उसके बाद जब बाकी एजेंट मिशन के दौरान मारे गए और उनकी जगह नए लोग आए, तब भी वो आखिर तक टिका रहा, आर्मी में एक आम सोल्जर की तरह जिंदगी जीता रहा। लेकिन उसके मिशन बाकियों से अलग और खतरनाक होते थे। धीरे धीरे लोग उसे और उसके जैसे बाकी एजेंट को घोस्ट कहने लगे। और हम एक बंदे को देखते हैं जो किम से कहता है ये सफाया मिशन है, पूरी तरह टॉप सीक्रेट, इसलिए एक बार फिर तुम्हें अकेले ही मिशन पूरा करना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम जिंदा वापस लौट आओगे। नेक्स्ट सीन अफगानिस्तान का देखते हैं। कई सारे बंदों को निपटा के आगे बढ़ रहा होता है और एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगता है, दीवार के सारे कवर लेता है। तभी वहाँ पे 2 ग्रेनेड आता है, किम भी शूट करने लगता है और हम देखते हैं बिल्डिंग में धमाका होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हो काफी सारे बंदे को निपटा चुका होता है। एक औरत अपने बच्चे को बचा रही होती है, किम का ध्यान भी उस पे जाता है, तो अपने जगह पे ही जम जाता है, अपने होडी उतार के उसको देखता है। तभी किम पे नाइफ से अटैक होता है, किम भी नोटिस कर लेता है, जल्दी से पीछे मुड़ता है, लेकिन वो अटैक किम के आंखों के ऊपर हुआ होता है। इससे किम को ये स्कार मिला होता है। किम अपने जख्म को पकड़ लेता है, हम देखते हो वो कांप रही होती है, किम दोबारा अटैक कर देती है। फिर किम इस बार उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके चेहरे से नकाब निकालता है, तो हम देखते हो बूढ़ी माँ होती है जो रो रही थी और कहती है ऊपर वाले का कर्ज लगेगा तुम्हें। किम ये सब सुन रहा होता है और वो बूढ़ी माँ वहीं पे गिर जाती है। शायद इसी बार किम को बुरा लगता है। नेक्स्ट इन ब्यूचन साउथ कोरिया के देखते हैं, वहाँ पे कई सारे मेंबर को देखते हैं। एक मेंबर रूम का अंदर जाता है, लगता है कि वहाँ पे डिप्रेशन में बैठा होता है। वो बंदा कहता है कितनी शर्म की बात है, मैंने सोचा था कि तुम किसी काम के निकलोगे, लेकिन तुम भी एक नाकाम और खराब वेपन ही निकले। जरा सा एक मिशन में बिखर गए हो, हालात देखो अपनी। किम खामोश होता है। वो बंदा कहता है बैटल में सोल्जर बनकर लोगों को मारना कत्लेआम नहीं होता, वो देशभक्ति होती है। अब यूं उदास सा मुंह लटकाए मत घूमो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। किम कहता देशभक्ति तो मतलब तुम्हारे हिसाब से 4 साल के बच्चे को मारना भी ठीक है, या किसी बुरे इंसान को, या फिर एक प्रेग्नेंट औरत को भी गोली मारना जायज है। मुझे बस अब जाकर समझ में आया कि मैंने अब तक कितना गलत काम किया है, और तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। चाहे मेरा इरादा किसी को मारने का ना हो, लेकिन जैसे ही मुझ पे हमला होता है, सोचने समझने से पहले ही मेरी बॉडी अपने आप रिएक्ट करने लगती है। अब तो मुझे ये भी कहने का हक नहीं रहा कि मैं इंसान हूँ। वो बंदा कहता ठीक है, मैं तुझे एक आखिरी चांस देता हूँ सब कुछ खत्म करने का, आखिरी मिशन अब या कभी नहीं। मेजर यू बताते ये तो होना ही था, क्योंकि दुनिया भर के खुफिया एजेंट ने नोटिस लेना शुरू कर दिया था। लेकिन दिक्कत तब हुई जब हमारे सबसे भरोसेमंद एजेंट में से एक ने सीक्रेट जानकारी लीक कर दी। तभी यह बात साफ हो
गई कि घोस्ट के बारे में जो अफवाह चल रही थी वो सच थी। आर्मी ने बात को कंट्रोल में रखने की कोशिश की, लेकिन हाई ऑर्डर वाले अफसर तक बात पहुंचने में जरा भी देर नहीं लगी। ये यकीन करना मुश्किल था, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उसने 47 लोगों को मार डाला, वो भी अकेले। अब पूरी दुनिया कोरिया के लोगों के बारे में क्या सोचेगी। और ये भी मुमकिन है कि मिडिल ईस्ट वाले आतंकी कोरिया पे हमला कर दे। और हम वही बंदे को देखते हैं जो किम को मिशन सौंपा होता है, और कोई कहता है खामोश क्यों बैठे हो, कुछ तो बोलो मेजर जनरल जांग। जनरल जांग हंसते हुए कहता है ये तो हद हो गई। और एक बंदा कहता है क्या ये तुम्हें मजाक लग रहा है। जनरल जांग कहता है तुम में से कितने को तो ये तक पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है, तुम्हें तो बस अपनी कुर्सी की पड़ी है, जिससे वो सभी कुछ बोल नहीं पाते। और जनरल जांग कहता है तुम लोग मिलिट्री के वेपन को चुपचाप बेच बेच कर अपनी जेब भर रहे थे। उसी समय ये लोग अपनी जान की बाजी लगाकर सबसे खतरनाक हालात में भी अपने देश के लिए लड़ रहे थे। एक ऑफिसर कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने का। जनरल जांग कहता चिंता मत करो, मैंने ही इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है और इसे खत्म भी मैं करूंगा। तुम लोगों के पास ना तो कोई ताकत है और ना ही मैं तुम्हें करने दूंगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे पास उनके कहने पर की गई मिशन का इतना सारा डेटा है कि वो कभी अपना मुंह भी नहीं खोल पाएगा। वहाँ से जाते हुए कहता जल्दी वो गायब हो जाएंगे बिना कोई निशान छोड़े, बस एक अफवाह बन के रह जाएंगे, जिससे बाकी मेंबर उससे चिढ़ने लगते हैं। और किम उन सभी के सामने डोर को लॉक करके चला जाता है। ये बंदा मेजर जनरल होकली और मेजर जनरल जेरियोंग किम, ये सभी लोग किम के पास से है। कमांडर जांग जाते हुए सोचता है मुझे पता था कि एक न एक दिन ये जरूर आएगा, बस यही नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाएगा। और वो बास्टर्ड इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद ही था अल्टीमेट ह्यूमन वेपन बनाना। तो बाकियों के साथ जो हुआ वो तो होना ही था, अफसोस की बात है, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता। उन्हें हटाना इतना मुश्किल नहीं था जितना उन्हें ट्रेन करना था। जनरल यू बताते हैं उसने तो बस एक दूसरे से ही मरवाया। फिर मेजर जनरल को ही टीम के मेंबर्स के बारे में सब कुछ पता था। खुद ज्यादातर मेंबर को भी नहीं मालूम था कि उनके टीम में कुल कितने लोग हैं या उनकी बाकी मेंबर की पहचान क्या है, लेकिन वो लोग स्पेशलिस्ट थे, उन्हें पता होता था कि सामने कौन है। बस बंदूक के एक नोक ही काफी थी पहचानने के लिए। फिर आखिर में सिर्फ एक आदमी बचा था जिसने आखिरी मिशन पूरा किया। और किम को दूसरा स्कार इस तरह मिला होता है। वो बंदे किम के कंधे पे गिरा होता है और कहता है थैंक यू हमें इस नर्क से आजाद करने के लिए, तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम ही हमारी जिंदगी का इकलौता सबूत हो। हम सिर्फ वेपन नहीं थे, अपनी बाकी जिंदगी एक अच्छे इंसान की तरह जीना। और वो बंदा वहीं पे गिर के मर जाता है। किम अपनी जगह पे जम जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में जनरल जांग को देखते हैं जो किम से कहता है क्या ये तुम हो, अमेजिंग तेहुन, सच में अमेजिंग। तभी किम अपना गन तान देता है। जनरल जांग कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मौत का सामना करते हुए मैं इतना खुश हो पाऊंगा। आर्मी हमें देख रहे हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि कौन जिंदा बचा है, और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम अभी भी जिंदा हो तो स्पेशल फोर्स और खुफिया एजेंसी तुम्हें अपने लिए काम पे रखने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। तुम्हें मैं जानता हूँ, इसलिए यकीन है कि तुम आसानी से उनसे छिप सकते हो, लेकिन तुम जहाँ भी काम करो बस लड़ते रहना। आर्मी को तुम्हारे जैसे लोग की जरूरत है। किम कहता है बकवास है ये सब, और गन चलाने की आवाज आती है। जनरल यू बताते हैं इस तरह तेहुन किम जिंदा बचा। बिल्कुल आर्मी को उस पर नजर तो रखनी ही थी, उसे ढूंढ निकालना हैरानी की बात नहीं थी, बल्कि काफी आसान था। आर्मी के पास अब भी उसकी पूरी फाइल थी। जल्दी आर्मी के बड़े ऑफिसर उसकी तरफ दिलचस्पी दिखाने लगे। उन्होंने अपने एजेंट भेजे, कभी समझा बुझा कर तो कभी धमकी देकर उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। एजेंट को यहाँ तक ऑर्डर दिया गया कि उसे जिंदा पकड़ो, फिर बाद में उसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन ये सब बेवकूफी भरा था। तेहुन किम को किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। जब हालात थोड़े शांत हुए तो वो बस खुद को तकलीफ पहुंचाने के तरीका ढूंढता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों, क्या वो सदमे की वजह से पागल हो गया था या फिर उसका अपना तरीका था अपने गुनाहों का बोझ झेलने का। समय के साथ उसके बारे में खबर भी धीरे धीरे शांत होने लगी, जब तक दुनिया पूरी तरह से बिखर नहीं गई थी। इसी के साथ किम का स्टोरी खत्म होता है और हम किम को देखते हैं जो अभी भी सो रहा होता है। तभी हम उसको एक मॉन्स्टर के डेड बॉडी पे खड़े हुए देखते हैं। किम का हाथ में एक फ्लूट होता है और कहता है मेरा काम हो गया, मैंने लेवल 6 के सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है, यहाँ तक कि आखिरी बार लेवल 7 को भी। दुनिया के लिए कोई भी ऐसा मॉन्स्टर नहीं बचा है जो असली खतरा बन सके। हाँ, लो लेवल के मॉन्स्टर अभी भी काफी बाकी है, लेकिन जो अवेकिंग लोग हैं वो आप खुद उनसे निपट सकते हैं। अगर मैंने चोन बॉक को थोड़ा बेहतर तरीके से रोका होता तो है उनकी मौत नहीं होती। अगर मैंने फफनीर को थोड़ा पहले मार डाला होता तो, या केट्सु कोवालट को या और के किंग को, मैं सूजी सुजुमे, जोंगहान लूना, यूरी जेहुक, हेंग और किटी को बचा सकता था। अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, लगता है एक बार फिर नाकाम हो गया। हम देखते किम हजारों या लाखों मॉन्स्टर के डेड बॉडी पे खड़ा होता है और हम उस फ्लूट के अंदर ड्रैगन को देखते और किम कहता है जाने से पहले
पहले बस आखिरी मॉन्स्टर को खत्म करना बाकी है। और सोचता है यही मेरी स्टोरी का एंड होता है। तभी वहाँ पे जबरदस्त ब्लास्ट होता है। प्रेजेंट में किम का आँख खुल जाता है और वो अपने सिर पकड़ के हाँफने लगता है और कहता है तो आखिरकार इसका अंजाम ऐसे होने वाला है। ये तो मेरे अब तक के किसी भी बुरे सपने से ज्यादा डरावना है। नहीं रुको, मैंने अब तक सारी भविष्यवाणी को बदल चुका हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर गॉड भी सामने आया तो उससे भी लड़ जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो किम बाहर आता है, जिससे वो हैरान होते हैं। किम काफी सीरियस मूड में लग रहा होता है। सभी मेंबर भी किम को देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो सभी कहीं जाने लगते हैं और स्टोरी सुनाने वाला बताता है जब हमने माउंट बैकडू पर लेवल 6 चियोंग गिरनी को हरा दिया तो फ्रंट लाइन की स्थिति एक बार फिर से बदल गई। कमांडर इन चीफ होन जिम लिम और आर्मर्ड हंटिंग यूनिट आगे बढ़कर एमरोक नदी तक पहुंचे। वही डिप्टी कमांडर डेहुन यू और उनके अंडर स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ने अपना बेस कोसांग में शिफ्ट कर लिया और आंतरिक मामले की कमान संभाल ली। मास्टर और कुछ हंटर टीम रूस जाने की तैयारी कर रहे थे। कमांडर होन जिम लिम कहते हैं 6 स्नेक इंटरफेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे और अब जबकि यूरोप और चीन दोनों शामिल हो चुके हैं, हालात जापान जैसे नहीं रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है लेवल 7 के मॉन्स्टर से लड़ने के लिए गुड लक। सुजुमे कहती है काश हम तुम्हारे साथ जा पाते, लेकिन हम तुम्हारे फैसले की इज्जत करते हैं। सफर सुरक्षित रहे। किम कहता मुझे नहीं पता कि सामने क्या आएगा। मैंने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि हमारे मूवमेंट और लड़ने की ताकत सबसे बेहतर बने। स्टोरी सुनाने वाला कहता है लेकिन यहाँ भी हालात आसान नहीं होने वाले। जो हंटर टीम के मेंबर यहीं रुके हैं, अब वो आर्मर्ड यूनिट के साथ मिलकर साउथ की ओर बढ़ रहे दुश्मन से निपट रहे हैं। हम देखते वो सभी जाने लगते हैं। किट्टी, सुजुमे और कुछ सोल्जर ये देख रहे होते हैं। वो सभी वहाँ से रवाना होने को तैयार होते हैं। आर्मी हेलीकॉप्टर वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं माहौल में पूरा सन्नाटा होता है। किम पायलट से कहता है और आगे बढ़ना तुम्हारे लिए खतरनाक है, हमें यहाँ छोड़ दो और वापस लौट जाओ। पायलट काफी हैरानी से कहता है क्या, और वो सभी हेलीकॉप्टर से बाहर आ जाते हैं। किम कहता है मुझे आसपास कोई बड़ा खतरा महसूस नहीं हो रहा है, चलो अब लैंड कर लेते हैं ताकि वीगर बर्बाद ना हो। सभी मेंबर कहते हैं यस सर और नीचे की ओर जाने लगते हैं। हेयुंग सोचता है तो ये है रूस और स्टोरी सुनाने वाला बताता है व्लादिवोस्टोक पहुँचने के बाद हमारी मुलाकात मारिया से हुई जो मास्टर का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उनकी मदद करेंगे। फिर हम उसके साथ पैदल ही ट्रेन साइबेरियन रेलवे के रास्ते पहुंचते हुए खवारोस्ट की ओर रवाना की। एक्शन में देखते वो सभी आगे बढ़ रहे होते हैं। मारिया कहती है बस 1 मिनट रुको, जिसे वो सभी रुक जाते हैं। मारिया कहती है हम 3 घंटे से लगातार उड़ान भर रहे हैं, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। किम कहता है हम चलते चलते ही आराम कर लेते हैं। मारिया कुछ बोल नहीं पाती और सोचती है ये लोग तो सच में कुछ और ही है। पहले भी मुझे थोड़ी बहुत झलक मिली थी, लेकिन अब फिर से समझ में आ गया है कि ये लोग सच में कितने जबरदस्त हैं। व्लादिवोस्टोक से खवारोस्ट तक लगभग 465 मील का फासला है। मुझे लगा था कि पैदल जाने में कम से कम 2 दिन लगेंगे, और बताती है हमें वहाँ से निकले सिर्फ 3 घंटा ही हुए हैं और अब तक हम करीब 125 मील के सफर तय कर चुके हैं, रास्ते में आने वाले हर एक मॉन्स्टर को खत्म करते हुए। और फिर भी इन लोगों को ना तो पसीना आई और ना ही इनकी सांस फूल रही है। और वो सभी मॉन्स्टर स्टोन खाते हुए कहते हैं अभी जो मारा हमने, ये लो इनमें से जरा कुछ। मारिया सोचती है सच कहे तो पता नहीं असली मॉन्स्टर कौन है, और वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। किम कहता है व्लादिमीर डुरुपिक निक्स, ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी है। मारिया कहती है बिल्कुल सही। कहता व्लादिमीर डू, क्या ये है कौन? रूसी नाम तो इतनी मुश्किल होती है कि मुझे तो शहरों तक के नाम याद नहीं रहते। किम कहता जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ का वही इंचार्ज है, पुराने प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी रहा है। ऐसे आदमी को तो कोई इतनी खतरनाक जगह सुदूर पास्ट में देखने की उम्मीद भी नहीं करेगा। जोंगहान कहता वो रूस का सबसे पावरफुल लोगों में से एक था, लेकिन अब दुनिया बदल गई है तो उसे कहीं एकदम दूर दराज गुमनाम सी जगह पर भेज दिया गया है। लूना कहती उसने अपनी पावर और पद खो दिया है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद वो अवेकिंग नहीं है। यूरी कहती ये बात मुझे डिप्टी कमांडर की याद दिलाती है, कुछ वैसा ही हुआ था उनके साथ भी, हालांकि अब उनकी हालात बिल्कुल अलग है। सूजी कहती है डिप्टी कमांडर के बदौलत ही हमें आर्मी को ऑर्गेनाइज और तैनात करने में बड़ी दिक्कत नहीं आई। किम कहता है ऐसे हालात में चाहे कोई इंसान कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, सोल्जर को संभालना या लोगों को देखभाल करना बिल्कुल ही अलग बात होती है। ऐसी स्किल हर किसी में नहीं होती। अब बहुत बातें हो गई है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन शाम का खवारोस्ट सिटी का देखते हैं। रूसी सोल्जर कहते हैं डैम इट शूट करो, और वहाँ पे काफी सारा लेवल 1 का मॉन्स्टर होता है। रूसी सोल्जर मिसाइल से हमला करते हैं, इससे वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है, काफी सारा मॉन्स्टर मारा जाता है। लेकिन एक लेवल 2 का मॉन्स्टर सोल्जर
सोल्जर के पास पहुंच जाता है। सोल्जर कहते हैं ये तो ऑर्ग है। तभी हमारा मैकगिल्ड आगे बढ़ते हैं। हम वहाँ पे रोशनी को देखते हैं। एक लेवल 2 का मॉन्स्टर का अटैक एवं काफी आसानी से रोक लेता है और सोल्जर को देखता है। उनसे कहता है ऊपर वाला का शुक्र है कि तुम सभी ठीक हो, और हंसने लगता है। फिर उसे सोल्जर कहते हैं ये तो इंसान है, और लेवल 2 का मॉन्स्टर धार लगाता है। तभी उसके कंधे पे सूजी लैंड करती है, उसे गर्दन को तोड़ के उसे मार देती है। किम टेलीपैथी कहता है हम यहाँ एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकते, हमें उस मॉन्स्टर को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करना है। यह सुनकर सभी मैकगिल्ड मेंबर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में कोई कहता है मेजर जनरल आर्मी पीछे हट रही है, हमें नेपाम यूज करना होगा सर। जनरल कहता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या, वहाँ अपने ही सोल्जर तैनात है, क्या तुम उन्हें मरवाना चाहते हो। वो बंदा कहता है अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे, हमें उन मॉन्स्टर को रोकना ही होगा, चाहे इसके लिए शहर को जलाना ही क्यों ना पड़े। मेजर जनरल आपको फैसला लेना ही होगा। आपको पता है हमारे आखिरी कुछ एजेंट अवेकिंग टाइगर यूनिट की इमरजेंसी मदद के लिए रवाना हो चुके हैं, बहुत जल्द हम भी खतरे में आ जाएंगे। वोल्डामिर कहते हैं अगर टाइगर यूनिट लेक बेकिल हार जाती है तो हमारी हार तय है। वो हमारे अवेकिंग वॉरियर को भेजने का सही फैसला था, लेकिन अब तो मॉन्स्टर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तब एक सोल्जर अंदर आता है और कहता है मेजर जनरल। दो में से एक सोल्जर कहता है क्या हुआ, वो कहता है सब मर चुके हैं। दूसरा सोल्जर कहता है क्या मतलब मॉन्स्टर यहाँ तक आ गए। वो सोल्जर कहता नहीं सर, मेरा मतलब है कि सारे मॉन्स्टर मारा जा चुका है। हम देखते हैं वहाँ पे हमारा किम आ चुका था और कहता है आपसे आमने सामने मिलकर अच्छा लगा मेजर जनरल डू कहता मारिया ये कौन है जिसे तुम रूस लेके आई हो, तुम्हारे अलावा और कौन कौन इसमें शामिल है। मारिया कहती है बस पीटर और वालाडिस के कुछ एजेंट, माफ कीजिए आपसे बिना पूछे ही लाना पड़ा, लेकिन हमें इनकी जरूरत है, न्यूक्लियर अटैक को रोकने में ये हमारी मदद कर सकते हैं। डू भड़कते हुए कहता मुझे तुम्हारा बहाना नहीं सुनना है, तुमने किसी बाहरी आदमी से मदद मांगने की हिम्मत कैसे की, वो भी ऐसे मुद्दे में जो हमारे देश का भविष्य तय करेगा। और ये शर्त क्या है, हमसे कहा जा रहा है कि अगर ये मॉन्स्टर को हरा देते तो हमें इन्हें जो भी चाहिए वो दे देंगे, हमारे देश की जमीन में बिना किसी रोक टोक के आने जाने के छूट देंगे। लूना कहती लगता है ये सच में बहुत गुस्से में है। किम कहता है मैंने सुना है कि आप बड़े फेमस जनरल है, क्या सालों की लड़ाई ने आपके दिमाग खराब कर दिया है। जनरल भड़कते हुए कहता तुम। सोल्जर भी भड़कते हुए कहते कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेजर जनरल इन सबको यही मार देते हैं। जनरल कहता साइलेंट, जिससे सभी खामोश हो जाते हैं। जनरल डू कहता हो सकता तुम इतना स्ट्रॉन्ग हो जितना लोग कहते हैं, लेकिन हमारी आर्मी भी पहले एक ब्लू आइज वाले डीमन को मार चुके हैं, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं मान लूंगा कि ये बातचीत कभी नहीं हुई, बस निकल जाओ यहाँ से। किम कहता पहले शायद ये बातचीत रही हो, लेकिन अब क्या, उस ब्लू आइज वाले मोस्ट स्टोन का क्या किया तुमने। शायद यहाँ से ज्यादातर स्टोन तुम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट भेज दिया है ना, और हाल ही में जो भी फोर्स यहाँ आई है वो तो या फिर नॉन अवेकिंग है या बहुत लो लेवल के अवेकिंग वॉरियर। साफ है इस जगह को छोड़ दिया गया है, जैसे तुम्हें भी छोड़ दिया गया, लेकिन ये सच में काबिल तारीफ है कि तुमने अब तक सिर्फ आर्मी के सहारे इतनी लंबी लड़ाई झेली है। अगर मैं शायद नॉन अवेकिंग होता तो ये सब नहीं कर पाता। मुझे तुम्हारे देश में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये शर्त सिर्फ इसलिए रखी गई है क्योंकि जो हालात हमारे सामने हैं उसे निपटाने के लिए ये जरूरी है। अगर हमें इस मुश्किल से निकलना है तो हमें तुम्हारी जैसी सोल्जर की जरूरत होगी, वो भी एक साथ। इस जिंदगी के आखिरी डोरे थाम लो, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। नेक्स्ट लेक बैंकल का देखते हैं, कोई वहाँ पे फिशिंग कर रहा होता है और हम देखते हैं शायद ये चीनी सोल्जर होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, कहती है सरगिल, मेजर जनरल डू की सोल्जर बड़ो भी जान पार कर चुके हैं। सरगिल कहते हैं वो मेरे सोच से कहीं ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। लड़की कहती है लगता है कि उनके पास सारी भारी वेपन से लैस पूरी ताकत है सर। सरगिल कहता है बिल्कुल, अगर टाइगर यूनिट ना होती तो मेजर जनरल डू और उनके सोल्जर जो खबरोस्ट में तैनात है अब तक मर चुकी होती। लड़की कहती है हमें जल्दी करनी होगी। सरगिल कहता है जल्दी करने की जरूरत नहीं है, बस ये उम्मीद है कि नया बंदा जानता हो कि वो क्या कर रहा है। और हम देखते हैं वो दोनों एक लेवल 5 के मॉन्स्टर पे खड़े होते हैं। नेक्स्ट सीन में एक लेवल 2 के मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे सूजी निपटा रही होती है। उन लोगों ने वहाँ पे सारे मॉन्स्टर को मार चुके होते हैं। जोंगहान कहता मास्टर मुझे आसपास और कुछ भी फील नहीं हो रहा है, लगता है सब कुछ साफ है। जेहू कहता ये जगह पूरी तरह से तबाह हो चुका है, बिल्कुल खवा या जो भी नाम था उसका इसी तरह। अच्छा है कि हमारे साथ मास्टर है। किम कहता ज्यादा सेंटिमेंटल मत बनो, यहाँ से कुछ सीखने जैसा कुछ नहीं है। सूजी कहती है मास्टर मुझे लगता है कि आपको ये देखना चाहिए, वहाँ पे कई सारे सोल्जर मरे पड़े होते हैं। लूना कहती है सोल्जर क्या मॉन्स्टर ने इन्हें मारा है। सूजी कहती है नहीं। किम कहता वो सही कह रही है, ये सब किसी इंसान ने किया है। दुनिया के हालात देखते हुए इसमें कोई हैरानी नहीं है कि लोग अब एक दूसरे को मारते जा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये सोल्जर थे, वो भी काफी हाई लेवल के अवेकिंग वॉरियर। ऊपर से अगर जख्मों को ध्यान से देखे तो साफ साफ पता चलता है कि किसी ऐसे बंदे ने किया है जिसे अच्छी तरह से मालूम था वो क्या कर रहा है। मारिया कहती
कहती है क्या ये 6 स्नेक का काम हो सकता है, कहीं ये कोई जाल तो नहीं है। किम कहता है मुमकिन है, अगर ऐसा है तो जो टीम मदद के लिए लेक बेकल गई है वो खतरे में है। सिर्फ किसी साथी सोल्जर को बचाने के लिए ही सोल्जर को बेतल में भेजा जाता है, ना कि देशभक्ति या कर्तव्य के नाम पर। एक अकेले सोल्जर को बचाने के लिए पूरी पलटन को अपने जान को जोखिम में डालकर दुश्मन के अड्डे में घुसने, ये सही नहीं है। वैसे ये बात से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ती। यूरी कहती है पर 6 स्नेक रूसी सोल्जर के पीछे क्यों पड़ेंगे? मुझे लगता था कि वो रूस को अपने पक्ष में करना चाहेंगे। किम कहता बातचीत के मैच पर हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है। अगर वो रूस को दबाव में लाएंगे तो उन्हें अपर हैंड मिल सकती है। मारिया कहती है जब मैंने पहले उनके बारे में सुना था तब 6 स्नेक पे थोड़ी पड़ताल की थी। मुझे नहीं पता उनका असली लीडर कौन है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है उनका हमसे कोई लेन देन नहीं लगता। जोंगहान कहता वो किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं। किम कहता जब वहाँ पहुँचेंगे तो सब पता चल जाएगा। मैं और मारिया चुपचाप लेक बेकल की तरफ जाएंगे जहाँ वो मदद भेजे गए सोल्जर है। गिल्ड के मेंबर को खवारोस्ट के सोल्जर के साथ मिलाकर इलाके में मौजूद सारे मोस्टर का सफाया करने को कहो। सिर्फ मोस्टर ही नहीं, अवेकिंग लोग से भी केयरफुल रहना। अगर कुछ भी खास होता है तो मुझे रेड पक्षी भेजना। वो सभी कहते हैं यस सर। किटी किटी मैं और घोस्ट अपनी पूरी तैयारी करके तेजी से लेक बेकर की ओर निकल पड़े। किम सोचता है ये ट्रैप तो काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन आखिर में तो तुम 6 स्नेक वाले ही फंसने वाले हो। एक्शन कैरमलिन का देखते हैं। और कोई कहता है हमें सर्दी खत्म होने से पहले जितना ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वेयरहाउस इकट्ठा कर सकते हैं करना होगा ताकि ऑपरेशन शुरू किया जा सके। मुझे पता है प्रॉब्लम है कि जिन्हें वेयरहाउस लेने के लिए भेजा गया था उनका संपर्क लगातार टूटता जा रहा है। तो फिर हमें एक और मोर्चा रेस्क्यू टीम क्यों नहीं भेजते ताकि पता चल सके कि क्या हो रहा है। देखते यहाँ पे मीटिंग हो रहा था और उनमें से एक कहता है हम उन न्यूक्लियर वेयरहाउस को लेने के लिए अपने सबसे बेहतरीन लोग भेजे थे। अगर वो लोग लापता हो गए तो नॉर्मल सोल्जर उन्हें ढूंढ के क्या कर लेंगे। दूसरा कहता है तो तुम्हारा मतलब क्या है, हम सब कुछ छोड़ दे अगले साल आने का इंतजार करे। एक कहता है हम माउ स्पेंसर से मदद क्यों नहीं मांग लेते। दूसरा कहता नहीं ये बहुत खतरनाक होगा, उससे जाकर तो कह सकते हो वो जरूर बेहूदगी और नामुमकिन सा शर्त रख देगा। दूसरा कहता तो फिर हम वेटकिन से मदद मांग लेते हैं। दूसरा कहता मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद करने के लिए उत्सुक है। फिर से वह कहता है फिर भी ये यूं ही हार मान जाने से बेहतर है, लेकिन सवाल ये है अगली सर्दी तक कैसे इंतजार करे। ये सब पागलपन है, सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया। मिस्टर माओ रूसी समिति मीटिंग खत्म हो चुकी है, रिपोर्ट करने की लायक खास बात नहीं है। ऐसा लगता है रूस जल्द ही किसी प्रतिनिधित्व को वेटकन। माओ कहता सरगिल का क्या। लड़की कहती वो लेक बेकर के पास इंतजार कर रहा है सर। माओ कहता लेक बेकर। लड़की कहती उसने वहाँ से एक फेक SOS भेजा था, उसका कहना है कि पूर्वी समुद्र क्षेत्र को बर्बाद करने के बाद ही लौटेगा। और सर आपके लिए एक खबर है, टूवेंस ने न्यूक्लियर वेयरहेड हासिल कर लिया है। वो बाकी सोल्जर के साथ इंतजार कर रहे हैं, जब आप कहें वो सबको विस्फोट कर सकते हैं। माओ कहता बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट उलान उड़े का देखते हैं, रूसी सोल्जर फायर कर रहे होते हैं। सरगिल उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, एक पे स्लैश लगा के उसे वहीं पे मार देता है। उसे अपने आप को संभालता है, उस पे शूट करने को तैयार रहता है, लेकिन उससे पहले उसके पास सरगिल पहुंच जाता है। कहता है अच्छा कोशिश किया, जिससे वो सोल्जर हैरान होता है। सरगिल उसे भी मार देता है। सरगिल एक सोल्जर की तरफ आगे बढ़ता है। सरगिल कहता है मेजर जनरल डू के पास सच में दमदार सोल्जर है, तुम्हारी पावर देख के मैं काफी इम्प्रेस हुआ, तुम्हारे साथ लड़ना मजेदार था। सोल्जर खांसते हुए कहता तुम हो कौन, मैं हमारे बारे में कैसे पता है और आखिर क्यों। सरगिल उस पर अटैक करने को तैयार होता है और कहता है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। तभी सरगिल को कुछ फील होता है और हम देखते हैं एक नाइफ उसकी तरफ आ रहा होता है। सरगिल उसे डॉच कर लेता है और वो नाइफ बिल्डिंग को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। हम देखते हैं ये हमारा किम का काम होता है। सरगिल कहता है तुम कौन हो। किम भी उसका लाइन चिपकाता है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। सरगिल कहता है अच्छी टाइमिंग है, मैं इन लोगों से बोर हो रहा था, कम से कम तू एक दिलचस्प चैलेंजिंग निकलेगा। किम खामोश होता है। सरगिल अपने स्पेयर से ठंडर निकालने लगता है, किम को टफ करता है और ये ठंडर वास की शक्ति है जो लेवल 1 का लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है। ये हीरो कन का स्पेयर है जिसे ठंडर गॉड इंद्रा से मिलता है। स्पेयर में इतनी ज्यादा ठंडर है कि जिससे किसी को भी चीर सकती है। सरगिल काफी स्पीड से गायब होते हुए कहता है चलो थोड़ा मजे करते हैं। किम भी अपना ड्रैगन पावर रिलीज करता है, जिससे सरगिल घबरा जाता है और कहता है ये क्या है। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। सरगिल कहता है तेउन किम वो कौन है। माओ कहता है एक रुकावट, अभी हमें उससे बच के रहना होगा, लेकिन एक दिन उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। सरगिल हंसते हुए कहता है मिस्टर माओ आपको इतना डर क्यों है, वो तो बस एक आदमी है, आप तो पूरे देश से निपटते आए हैं, मैं तो उसे खुद देखना चाहता हूँ, मैं उसे अपने दोनों हाथों से ही मार गिराऊंगा। मिस्टर माओ कहता है ये नामुमकिन है, कोई भी उसे अकेले मुकाबले में नहीं हरा सकता, उसने एक बार अकेले ही एक ड्रैगन को हरा दिया था। किम भी सरगिल पे अटैक कर देता है और सरगिल को लगता है जैसे उस पर कोई ड्रैगन हमला कर रहा हो।
शार्दुल घबराते हुए कहता है डैम इट, मुझ पे स्लैश लगाता है जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है।